नमस्कार। हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेकर हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास की चर्चा की जाती है। इसलिए सुविधा की दृष्टि से जब हम आलोचना के विकास को विभक्त करते हैं तो हम उसे शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के रूप में विभक्त कर लेते हैं। हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के आदर्श पुरुष माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी शब्दकोश नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित है, उसकी एक बृहत और विशाल विराट भूमिका जो तैयार की थी, वही हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में आगे चलकर स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाश में आई। शुक्ल जी ने उस इतिहास ग्रंथ में रचना को, रचनाकार को, युग को, परिस्थितियों को और कविता की या सृजन धर्मिता की प्रवृत्तियों को केंद्र में रखकर अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से उन तमाम प्रवृत्तियों, काव्य ग्रंथों, काव्यकारों की आलोचना, समीक्षा भी की और अनेक निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी आलोचक दृष्टि का परिचय भी दिया। इसलिए आचार्य शुक्ल को हम हिंदी आलोचना का एक प्रतीक पुरुष भी, एक आदर्श पुरुष भी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले की आलोचना यानी शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हिंदी आलोचना को अगर हम देखें तो आचार्य शुक्ल उसके केंद्र में, उसकी धुरी में दिखाई देते हैं। आचार्य शुक्ल को हिंदी आलोचना की परंपरा का केंद्रीय व्यक्ति और व्यक्तित्व भी माना जाता है। उनकी उपस्थिति के आधार पर हिंदी आलोचना संसार के संपूर्ण इतिहास को हम 3 वर्गों में बांट पाते हैं, लेकिन हिंदी आलोचना के संसार को जब हम 3 वर्गों में बांटते हैं तो उसमें शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, जब हम ऐसा विभाजन करते हैं तो विषय के अनुरूप आचार्य शुक्ल, जो कि उनसे पहले का हिंदी आलोचना का जो युग था, उसमें कौन कौन लोग हिंदी की आलोचनात्मक रचनाओं का, कृतियों का, निबंधों के माध्यम से, स्वतंत्र पुस्तकों के माध्यम से, इतिहास ग्रंथों के माध्यम से, ग्रंथों की भूमिकाओं के माध्यम से, तमाम तरह से अपनी आलोचनात्मक प्रतिभा का परिचय दे रहे थे। यह एक तरह से भारतेंदु और द्विवेदी युग का समय है, जिसको हम शुक्ल पूर्व की हिंदी आलोचना के रूप में देखते हैं। भारतेंदु युग से पहले भी यूँ तो भक्तिकाल और रीतिकाल के दौरान आलोचना के क्षेत्र में कुछ कुछ प्रयत्न हुए, उनको हम भगीरथ प्रयत्न कह सकते हैं। उस समय खड़ी बोली का बाहुल्य नहीं था, प्रचलन नहीं था, ब्रज में अवधि में कविता लिखी जा रही थी, लेकिन कुछ कुछ आलोचना और आलोचना के ग्रंथ उस समय भी हमारे समक्ष उपस्थित हुए। हम शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना को अगर 3 हिस्सों में बांट लें तो भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना एक वर्ग इसमें शामिल हो सकता है, दूसरा भारतेंदु युगीन और तीसरा द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना का। भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना में देखें तो इसके अंतर्गत भक्तिकाल और रीतिकाल के युग में जो आलोचना लिखी गई, तैयार की गई, उस क्षेत्र में जो स्तुत्य प्रयत्न और प्रयास किए गए वो उल्लेखनीय है। गोस्वामी तुलसीदास प्रकारांतर से कविता में, अपने ग्रंथों में काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, काव्य के अधिकारी, काव्य के पात्र आदि पर चर्चा करते हैं। काव्य की आत्मा पर भी चर्चा करते हैं। यह जो सैद्धांतिकी निर्मित होती है, कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। अब इसमें निश्चित रूप से कविता क्या होती है, जैसे सुरसरी यानी देव नदी, गंगा,
जो सबके हित, सबके कल्याण के लिए प्रस्तुत रहती है। तो आलोचना के आधार पर, आलोचना के सैद्धांतिक विवेचना के आधार पर आचार्य गोस्वामी तुलसीदास ने कविता का लक्षण दिया। कीरति भरति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कै हित होई। कबीर ने भी काव्य भाषा के संदर्भ में सैद्धांतिक की तय करते हुए अपने प्रतिमान को स्थापित करते हुए कहा, संस्कारित है कूज जल भाखा बहता नीर। ये जो कविता है वो और जो भाषा है वो एक प्रवहमान गतिमान नदी की धारा की तरह है, और जो कविता है वो संस्कृत जो है उसको हमने कुएं का जल बनाकर रख दिया है। तो प्रकारांतर से वो भाषा की प्रवहमानता की पक्षधरता को हमारे सामने रखना चाहते हैं। रीतिकाल में भी रीतिमुक्त कवि घनानंद रचनाकार और रचना के गहन आंतरिक संबंध की स्थापना करते हैं। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मोरे कवित्व बनावत। आलोचना का एक बड़ा प्रतिमान उन्होंने स्थापित किया। कवि ठाकुर ने भी अलंकारवाद का खंडन करते हुए, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व कीनो खेल करी जानो है, ये कह दिया। सीख लीनो मीन मृग। ये जो तमाम इस तरह के कथन हैं, ये एक तरह से आधुनिक युग की आलोचना की आधारशिला निर्मित कर रहे हैं। कविता की वर्ण्य विषय, उसकी शैली, इनसे संबंधित विशेषताओं को, कविता के जनमानस पर पड़ने वाले प्रभाव को, इन सब को भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना में बहुत विधिवत विवेचना करते हुए प्रस्तुत किया गया। जनमानस पर पड़ने वाले काव्यात्मक प्रभाव के प्रति प्रायः प्रशंसनीय दृष्टिकोण ही अपनाया जाता रहा। सूरदास के संबंध में भक्तमाल में इसी तरह विचार व्यक्त करते हुए कहा भी गया, उक्त चोज अनुप्रास बरन अस्थित अति भारी, बचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म करम गुण रूप रसना पर कासी। सूरदास की कविता के वैशिष्ट्य को उद्घाटित उजागर करने की कला, ये सब उसमें समाहित था। रीति युगीन आलोचना में मौलिक विचारों की प्रवृत्ति तो है ही, किंतु गूढ़ चिंतन और विषय के शास्त्रीय और यथार्थ ज्ञान का प्रायः अभाव कहीं कहीं दिखाई देता है। उस युग की आलोचना में गद्य रचना की पुष्ट परंपरा का अभाव था, इसलिए ऐसा हुआ भी। रीतिकाल के कवि तो काव्य शास्त्रीय मर्मज्ञ थे, आचार्य थे, निरूपण काव्य कर रहे थे। भरत मुनि से मम्मट तक की जो उद्भावक आचार्य परंपरा थी, उनका अनुसरण करते हुए हिंदी में, ब्रजभाषा में राजाज्ञा के आधार पर कवियों को, कवि आश्रय में रहने वाले उनके प्रिय पात्रों को कविता लिखना सिखा रहे थे। तो ऐसे कवियों में जिन्होंने संस्कृत समीक्षा शास्त्र की अनेक शैलियों का अनुकरण किया और अनुकरण करते हुए कविता के बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, निरूपण के ग्रंथ लिखे। आचार्य केशवदास को कौन भुला सकता है, जिन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे ग्रंथ लिखे। चिंतामणि, कृपाराम, पद्माकर ने पद्माभरण लिखा, और भिखारीदास जिनका काव्य निर्णय हम जानते हैं, देव जिन्होंने काव्य शास्त्रीय अनेक ग्रंथ लिखे, मतिराम, घनानंद, बिहारी आदि ऐसे कवियों की श्रृंखला में बहुत से आलोचना के सिद्धांतों को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कहीं अलंकारवादी आलोचना, कहीं रसवादी आलोचना, कहीं ध्वनिवादी आलोचना, इन सब का समावेश इन कवियों ने अपने काव्य में प्रकारांतर से किया है। रसवादी आलोचना के प्रवर्तकों में देव, मतिराम और बिहारी रीतिकालीन आलोचना की परंपरा में आदर्श के अनुकूल शास्त्रीय आलोचना का उत्कृष्ट उदाहरण देने वाले सरदार कवि कृत मानस रहस्य और ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। मानस रहस्य ग्रंथ में तो रामचरित मानस की व्याख्या भी विधिवत की गई और व्याख्या में भी एक आलोचना का धर्म दिखाई देता है। निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, तो ऐसे हम देख सकते हैं। और भारतेंदु युगीन आलोचना तक आते आते तो हम देखें कि भक्तिकाल और रीतिकाल की आलोचना के जो मानदंड थे वो आधुनिक आलोचना साहित्य के विकास हेतु एक आधारशिला का काम तो कर ही रहे थे। आलोचना का
जो आधुनिक विद्या के रूप में विकास हुआ वो इसी युग में आकर हुआ। भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना ने उस अभाव की पूर्ति की जो भक्तिकाल और रीतिकाल में दिखाई देता था। आलोचना को समर्थ और सक्षम बनाया और उन्होंने एक प्रथम आलोचक सारथी के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए नाटक नामक निबंध 1883 में लिखकर हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना का शिलान्यास किया। भारतेंदु युग जन जागरण का युग था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस युग की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, दार्शनिक और चिंतनपरक अभिव्यक्ति, इन सब की छाप, इन सब का प्रभाव भारतेंदु की आलोचना पर और उस युग के सभी आलोचकों की आलोचना पद्धति पर दिखाई देता है। हिंदी जगत में जो वैचारिक अभिव्यक्ति का माध्यम था वो गद्य था, इसलिए गद्य की अनेक विधाओं में नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, एकांकी आदि, इन सब में आलोचना का विकास प्रकारांतर से या साथ साथ होता रहा। भारतेंदु युगीन आलोचना के क्षेत्र में उपयोगितावादी दृष्टिकोण और सुरुचि, नैतिकता, बौद्धिकता, इन सब का समावेश किया गया। भारतेंदु की आलोचना में राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गई और हम देख सकते हैं कि हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका के माध्यम से और उपन्यास की आलोचना, हिंदू मुस्लिम समस्या को लेकर की गई समीक्षा और टिप्पणियाँ, जातियों के पारस्परिक मेल की समर्थन भावना, ये सब हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की पत्रिका में भारतेंदु ने भारत मित्र, सार सुधा निधि, ब्राह्मण आदि पत्रिकाओं में इस तरह के अनेक लेख स्वयं भी लिखे और लिखने की प्रेरणा भी दी। टिप्पणियों के माध्यम से आलोचना का विकास किया गया। भारतेंदु युगीन आलोचना में पत्र पत्रिकाओं में व्यापक राष्ट्रीय हित, समाज कल्याण, लोक संस्कृति और भारतीय ज्ञान की विरासत और परंपरा, इन सब के प्रति ध्यान आकृष्ट किया गया। रीतिकालीन मूल्यों में आस्था रखने वाले विद्वान पिंगल नायिका भेद, रस निरूपण, अलंकार निरूपण आदि तक सीमित थे, किंतु डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना में आलोचना की 3 दृष्टियों को रेखांकित किया। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा से प्रेरित सैद्धांतिक आलोचना पहली आलोचना है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में प्रचलित आलोचना दूसरी आलोचना है और इतिहास ग्रंथों तथा कवि परिचय के रूप में लिखी गई आलोचना यह तीसरे प्रकार की आलोचना है। प्रथम वर्ग की आलोचना में या आलोचनाओं में हम देखें जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत छंद प्रभाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत घनाक्षरी नियम रत्नाकर। भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना के प्रमुख अलंकार ग्रंथों में लच्छी राम कृत रावणेश्वर, बिहारी लाल कृत अलंकारादर्श। भारतेंदु युगीन आलोचना में जो टीका ग्रंथ हैं वो प्रचुर मात्रा में लिखे गए, उसमें भी आलोचक धर्म, आलोचना के गुण, आलोचना के तत्व दिखाई देते हैं। बिहारी सतसई पर अनेक टीकाएं लिखी गईं। लल्लू लाल जी की टीका लाल चंद्रिका इस दृष्टि से उल्लेखनीय है और उसमें आलोचना के सारे गुण दिखाई देते हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना में साहित्य इतिहास ग्रंथों का भी आगमन हुआ और उनमें भी शिव सिंह सेंगर कृत, शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और इसी तरह तमाम इतिहास ग्रंथ जो लिखे जाते रहे, उन सब में भी आलोचना के तत्व प्राप्त होते हैं। द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना में जब हम दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आलोचना धर्मिता का परिचय दिया। माधुरी, वीणा, विशाल भारत, मर्यादा ऐसी अनेक पत्रिकाएं उस युग में प्रकाश में आ रही थीं जो आलोचना के विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रही थीं। द्विवेदी जी ने आलोचनाओं का संग्रह आलोचना समुच्चय के नाम से प्रकाशित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में इतिवृत्तात्मकता को महत्व दे रहे थे। आपके द्वारा रीतिवादी कवियों का जो गौण प्रदेय था उसको सिद्ध करते हुए कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी, भारतेंदु, मैथिलीशरण गुप्त आदि की कविताओं का महत्व प्रतिपादित किया गया। यानी उत्तर मध्यकाल की जो रीतिवादी कवियों की जो आलोचना धर्मिता थी उनको गौण बताते हुए संस्कृत और हिंदी के अनेक कवियों के प्रदेय को वैशिष्ट्य रेखांकित करते हुए स्थापित किया। आपकी भाषाई आलोचना ने खड़ी बोली और ब्रज के भाषाई द्वैत को समाप्त करने में रचनात्मक भूमिका निभाई।
द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना के दौर में अनेक ग्रंथ, अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। साहित्य इतिहास ग्रंथ मिश्रबंधु विनोद ने तो आलोचनात्मक विकास में मील का पत्थर बनकर अपनी भूमिका निभाई। तुलनात्मक आलोचना का उद्भव भी द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना के दौर में हो गया था। उसमें शैली की महत्ता को रेखांकित किया गया था। इसलिए पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना की और इसी तरह से देव और बिहारी की तुलना भी की गई। द्विवेदी युगीन आलोचना का विकास पत्रकारिता के साथ, साहित्य इतिहास ग्रंथों के साथ, पत्र पत्रिकाओं के संपादकीयों के साथ और तुलनात्मक आलोचना के साथ देखने को मिला। इस तरह कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले की हिंदी आलोचना पर हम संस्कृत काव्यशास्त्र के तमाम सैद्धांतिक विवेचना का प्रभाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि उस युग में भी आलोचकों ने कहीं रसवादी आलोचना की पक्षधरता की, कहीं अलंकारवादी चिंतन को केंद्र में रखकर अपनी आलोचना की पक्षधरता की। और ये जो सृजक हैं, कवि हैं, गद्यकार हैं, ये जब आलोचना पर बात करते हैं तो इनका पूरा जीवन अनुभव, इनकी पूरी अध्ययन की परंपरा यह उसके माध्यम से प्रतिबिंबित होती है। कोई भी व्यक्ति जब आलोचना करता है तो उसके पास आलोचना के अपने कुछ प्रतिमान, कुछ मानदंड सुनिश्चित होते हैं। उसी के लिए इन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र को, जो कि भरत मुनि से लेकर और पंडित राज जगन्नाथ तक एक अविरल शास्त्रीय परंपरा के रूप में उपलब्ध था, उसका रचनात्मक लाभ इन आलोचकों ने उठाया। और इन्होंने नाट्य सिद्धांतों के संदर्भ में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को केंद्र में रखते हुए नाटक, रंगमंच, रंगमंचीयता आदि इन तमाम मुद्दों को केंद्र में रखकर उसकी विवेचना की है। हम देख सकते हैं कि जो भक्तिकाल, रीतिकाल आदि के युग में जो आलोचना हुई, वो आलोचना आज की आलोचना की तुलना में एक तरह से प्रारंभिक दौर की या चलना सीखने वाली आलोचना के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। किंतु कविता के माध्यम से, क्योंकि उन कवियों ने अनेक ऐसे उद्धरणों से, चाहे वो समकालीन, समयुगीन, युगबोध को केंद्र में रखकर कविता के दोष आदि को दूर करने, उनका निवारण करने को लेकर उल्लिखित की, लेकिन वो एक आलोचना दृष्टि की द्योतक तो थी ही। चाहे रीति मुक्त कविता की बात करें, चाहे रीति कविता की बात करें, और चाहे रीति सिद्ध कविता की बात करें, बिहारी आदि, इन सब ने भी। तो हम देख सकते हैं कि शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना एक प्रकार से शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के लिए मार्ग प्रशस्त करने का कार्य तो करती है। और इन्होंने बेशक जब आलोचना की, जब भूमिकाएं लिखी, जो इतिहास ग्रंथों की भूमिकाएं थीं, जो नाट्य रचनाएं, औपन्यासिक रचनाएं, जीवनियाँ, आत्मकथाएं, संस्मरण, रेखाचित्र आदि आदि इस तरह के, या पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय के माध्यम से जिस आलोचना को उद्घाटित किया, वह वस्तुतः बहुआयामी, बहुदिशागामी हिंदी आलोचना के परिदृश्यों को उद्घाटित करता है। तो हम कह सकते हैं कि शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के भावी विकास का एक तरह से मार्ग प्रशस्त करने वाली आलोचना है। मित्रों, विषय बहुत विराट है, बड़ा है, उस पर और विराट चर्चा, विशाल चर्चा हो सकती है। हम समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए इसे यहीं विराम देते हैं। अगले विषय को लेकर नए विषय की चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।